आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरें। सबसे पहले जिनपिंग का गाजा प्लान और मिडिल ईस्ट में आखिरी जंग। अमेरिका में कौन बनेगा राष्ट्रपति? डीआरडीओ की नई उड़ान, देश में कुदरत का ब्रेक फेल। आज की ये वो बड़ी खबरें हैं एजेंडा फुल एंड फाइनल में। सबसे पहले बात चालबाज चीन की करेंगे। बीजिंग का गाजा प्लान एक्टिव हो गया है। हमास के साथ खुलकर आया है चीन। चीन में इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन एक साथ आ गए हैं। हमास फतह समेत 14 फिलिस्तीनी संगठन एक साथ हो गए। बीजिंग में इस्माइल हानिया समेत सभी संगठनों के प्रमुख हैं। और मिडिल ईस्ट में चीन की घुसपैठ देखने को मिल रही है। इजराइल के खिलाफ ड्रैगन की ये नई चाल है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। बीजिंग में 14 फिलिस्तीनी संगठन को लाया गया है एक साथ। इस्माइल हानिया समेत दुनिया के तमाम वो संगठनों के प्रमुख नेता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। दो कट्टर दुश्मन हमास और फतह में इस बार समझौता करा दिया गया है। इजराइल को रोकने के लिए यह नई रणनीति बनाई गई है जिसमें इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सभी को एकजुट करने की कोशिश की गई है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाने की ये नई साजिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ताइवान से अमेरिका का ध्यान हटाने में लगा है चीन, जिसके तहत ये नई रणनीति बनाई गई है। तो इजराइल और हमास के बीच 291 दिनों से जंग जारी है। इजराइल को जहां अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से समर्थन मिल रहा है, तो वहीं अब चीन भी मैदान में उतर आया है। चीन में इजराइल के खिलाफ नई रणनीति बनाते हुए हमास और उसके कट्टर दुश्मन फतह समेत 14 फिलिस्तीनी संगठनों के बीच समझौता कराया गया है। इस समझौते के बाद दो बड़े दुश्मन अब एक साथ हो गए हैं। समझौते के मुताबिक युद्ध के बाद दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। तो देखिए, ये वो रणनीति इस वक्त तैयार हुई है। फिलिस्तीन के दो सबसे बड़े दुश्मन हमास और फतह के बीच अब सुलह हो गई है। चीन ने दोनों के बीच इस डील को कराया है। आइए नजर डालते हैं कि दोनों संगठनों के बारे में क्या डिटेल्स हमारे पास है। ये देखिए, हमास और फतह गाजा में सरकार, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में सरकार बनाने की यह पूरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। हमास जो है वो इस्लामी विचारधारा से ताल्लुक रखती है, जबकि फतह धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को बिलोंग करती है। हमास के बारे में अगर बात करें तो यह जंग का समर्थक है, जबकि फतह यह बातचीत करता है कि बातचीत से हल निकलनी चाहिए, जंग इकलौता रास्ता नहीं है। हमास यह कहता है कि हम इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं, जबकि फतह इजराइल को मान्यता देता है। इसके साथ साथ हमास 1967 में बने बॉर्डर को नहीं मानता है, जबकि फतह जो दूसरा संगठन है वो आजाद फिलिस्तीन का समर्थक बताया जा रहा है और इसको गाजा में सरकार के तौर पर हमास को देखा जा रहा है, जबकि फतह फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। हमास इस्लामी विचारधारा को बिलोंग करता है और इजराइल को मान्यता नहीं देता। मनीषा, हमारे संवाददाता, इस डिटेल के साथ जुड़ गए हैं कि कैसे ये डील कराई गई, क्या इंपैक्ट होगा और क्या इसका परिणाम निकलने वाला। मनीष, दो कट्टर दुश्मन अब एक साथ एक मंच पर और इस डील को कराने वाला चीन क्या इंपैक्ट डालेगा इस युद्ध पर और दुनिया में इस कोलैबोरेशन को लेकर क्या कुछ हलचल और क्या कुछ तैयारी देखी जा रही है? देखिए विपिन, वो कहते हैं ना कि मुंह में राम बगल में छुरा। फिलहाल चीन की कूटनीति का यही पहलू है जो मध्य पूर्व में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कहा तो गया कि हम शांति समझौता करा रहे हैं हमास और फतह के बीच में। फिलिस्तीन के 14 संगठनों के बीच में एक शांति प्रस्ताव के नाम पर उन सबको इकट्ठा किया गया, दुनिया के सामने एक मंच पर लाया गया। चीन के विदेश मंत्री यहाँ पर दिख भी रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इन सब को तैयार किया गया है कि चीन की मदद रहेगी और चीन के साथ साथ रूस और ईरान की मदद भी आपको मिलेगी। आप बस आगे बढ़ते रहिए और हम सब आपके साथ हैं। और इस तरीके से हमास को फतह और दूसरे संगठनों के साथ मिलाया गया। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजराइल के डिफेंस फोर्सेस जिस तरह से हमास के खिलाफ एक्शन ले रहे थे और हमास कमजोर हो रहा था, अब इन संगठनों के मिलने से उन्हें हर तरह की ताकत मिलेगी। उन्हें अब लड़ाके की कमी नहीं होगी, राजनीतिक और आर्थिक ताकत भी मिलेगी और इस तरह से इजराइल के खिलाफ जंग और बढ़ेगा। मध्य पूर्व में अमेरिका उलझेगा और वैसी स्थिति में चीन वैश्विक पटल पर भी और तमाम जगह पर अपने एजेंडे को लागू कर पाएगा। तो इजराइल और अमेरिका को फंसाने का
ये एक प्लान है जो बीजिंग में रची गई है। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। और देखिए, जानकारी ये भी मिल रही है कि एक ओर जहां चीन में इजरायल को घेरने की रणनीति बन रही है, तो दूसरी ओर इजरायल लगातार लेबनान पर बारूदी बारिश भी कर रहा है। लेबनान में इजरायल की भीषण बमबारी हुई है। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इजरायली वायुसेना की बमबारी, बिंट जेबिल में एयर स्ट्राइक से भारी तबाही मची है। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे देर रात ये भीषण हमला हुआ है लेबनान में। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये बमबारी की है। दक्षिणी लेबनान का ये इलाका बताया जाता है जहां बैक टू बैक बम बरसाए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। ये देखिए कैसे रात के अंधेरे में आग की चिंगारी नजर आ रही है। ये धमाके की तस्दीक करती है। एक के बाद एक कई बमों की बौछार की गई है, बम से हमला किया गया। इस बीच खबर यह कि हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल पर भीषण बमबारी कर दी है। किरियत शिमोना इलाके में एक साथ दागे गए हैं कई रॉकेट्स। आयरन डोम ने सभी रॉकेट्स को नाकाम कर दिया है, लेकिन ये बड़े हमले के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं। दूसरी ओर इजरायल और लेबनान दोनों एक दूसरे पर भीषण बमबारी और एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह जहां पिछले 3 दिनों से लगातार इजरायल पर रॉकेट हमले कर रहा है, तो वहीं इजरायली वायुसेना भी लेबनान में हमास के गढ़ पर एयर स्ट्राइक कर तबाही मचा रही है। और इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच अटैक और काउंटर अटैक इस बीच जारी है। और खबर यह कि हिजबुल्लाह के गढ़ में भीषण बमबारी हो रही है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल की लेबनान में एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों को इस हमले में निशाना बनाया है और इजराइल ने फाइटर जेट्स और मिसाइल से हमला किया है। इजराइल का मकसद इस बार इस हमलों के जरिए हिजबुल्लाह को खत्म करना है। तो मिडिल ईस्ट के बाद अब रुख करते हैं अमेरिकी सियासत का। बड़ी खबर यह कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल कराया गया है। 4 एजेंसियों का ओपिनियन पोल सामने आ गया है। ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। तो देखिए 4 एजेंसियों का ओपिनियन पोल आया है जिसमें कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही। कहा जा रहा है कि जो बाइडेन की जगह इस बार कमला हैरिस राष्ट्रपति की उम्मीदवार हो सकती है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त कांटेदार मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। अब आपको आगे हम उन 4 एजेंसियों का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं जिससे पता चलेगा कि अमेरिका में किसकी स्थिति कितनी ज्यादा मजबूत है। देखिए बिग बॉल के जरिए कुछ डिटेल्स आ गई हैं। अमेरिका में कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये सबसे बड़ा सवाल है और 4 एजेंसियों ने इसको लेकर सर्वे किया है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर 65% वर्सेस कमला हैरिस को लेकर 31% लोग चाहते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनना चाहता है और बन सकता है। पॉली मार्केट का यह पहला सर्वे आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को इतना बहुमत मिल रहा था। इसके साथ साथ रॉयटर्स की अगर बात करें उसका जो सर्वे कहता है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को 42% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि कमला हैरिस को 44% लोग पसंद कर रहे हैं। 2% की बढ़त। याहू और YouGov जो एजेंसी है उसके सर्वे की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को 46%, जबकि कमला हैरिस को भी 46%। यहां मैच टाई होता हुआ नजर आ रहा है। चौथी एजेंसी जो FAU है, मेन स्ट्रीट यूएसए की ये सर्वे एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है? डोनाल्ड ट्रंप को 49% अमेरिकी पसंद कर रहे हैं, जबकि कमला हैरिस को 44% लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये वो 4 एजेंसियों के 4 सर्वे हैं जिसमें अमेरिका का मूड पता चलता नजर आ रहा है। बिल्कुल कांटेदार मुकाबला नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच। मनीष इसके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, बीते दिनों जो हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, क्या इस कांटेदार मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी नजर आता है कमला हैरिस से, या फिर कांटे का मुकाबला? बिल्कुल अंजलि, देखिए अमेरिकी चुनाव हर बीतते दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है।
13 जुलाई को जब हमला हुआ उसके बाद ट्रंप की लोकप्रियता काफी बढ़ी। ट्रंप बाइडेन को पिछाड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन फिर तुरुप का पत्ता डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से चला गया। बाइडेन ने स्वास्थ्य कारणों से अपना नाम वापस लिया, कमला हैरिस का नाम रखा गया आगे, और फिर उसके बाद कमला हैरिस भी रेस में उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते हुए जिस गैप को बाइडेन नहीं भर पा रहे थे, उस गैप को कमला हैरिस ने भरने की लगभग कोशिश की, और यही डिफरेंट ओपिनियन पोल बता रहा है, किसी में थोड़ा कम तो किसी में थोड़ा ज्यादा। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि आने वाले जो दिन है उसमें कौन किस तरह से मूव को आगे करता है ये देखने की बात होगी। लेकिन अभी कांटे की टक्कर है, और अभी जब ये हाल है तो सोचिए 5 नवंबर को चुनाव होना है। इस बीच बहुत कुछ होना है, और तब देखना होगा कि कौन अपनी बढ़त को बनाए रख सकता है। जरूरी नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ही लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। कमला हैरिस को लेकर कहा जा रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले एक युवा उम्मीदवार है, फ्रेश चेहरा रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेट के पार्टी के समर्थकों के बीच में भी एक उत्साह वापस लौट आई है जो बाइडेन के समय नहीं दिखाई दे रही थी। तो काफी कुछ होने जा रहा है अमेरिकी चुनाव में। बिल्कुल मनीष, थोड़ा बहुत ही मार्जिन यानी अंतर नजर आ रहा है। 49% सर्वे में अगर डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में आ रहा है तो 44% कमला हैरिस को भी पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। एक और अहम खबर है, ट्रंप गोलीकांड में सीक्रेट सर्विस चीफ का इस्तीफा। किम्बर्ली चीटल ने प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रंप कांड में चीटल ने सीक्रेट सर्विस की चूक मानी है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ था, इस पूरे मामले में जो चीटल है सीक्रेट सर्विस की प्रमुख बताई जाती हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर का इस्तीफा हो गया है। हमले के 10 दिन के बाद सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर का इस्तीफा हुआ है। किम्बर्ली चीटल पर जिम्मेदारी ठीक से ना निभाने का आरोप लगा था, जिसके बाद यह इस्तीफा हुआ है। किम्बर्ली चीटल सुरक्षा में चूक को लेकर संसद में पेश हुए थे। संसद की कमेटी के सामने उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया था। चौतरफा आलोचना के बाद डायरेक्टर पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 2 बड़ी हलचल हुई है। सबसे पहले 13 जुलाई की घटना आप सबको याद होगी, जब पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान चुनावी कैंपेन के बीच उन पर जोरदार हमला होता है, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है, बाल बाल बचे उसमें डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद क्योंकि सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पर लगातार सवाल उठ रहे थे, इसलिए सीक्रेट सर्विस की जो प्रमुख है, डायरेक्टर है चीटल, उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है, और कहा है कि चूक हुई है, गलती हुई है सीक्रेट सर्विस। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत से खबरों के बाद अब देश में बाढ़ और बारिश ने किस तरह से तबाही मचाई है, उससे जुड़ी हुई कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त बाढ़ और बारिश से तबाही मची हुई है। गुजरात के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से गुजरात के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। भारी बारिश के बाद सूरत में बाढ़ जैसे हालात हैं। गुजरात के द्वारका जिले में भारी बारिश के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। द्वारका जिले में हुई भारी बारिश के कारण खंभालिया तालुका में एक 3 मंजिला पुराना मकान ढह गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में भी बारिश ने इसी तरह की मुसीबत बढ़ा दी है। मुरैना के अस्पताल में लबालब पानी भर गया। कर्नाटक में भी भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। राज्य सरकार भारतीय सेना के साथ मिलकर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और मलबे में फंसे हुए लोगों का पता लगाने के लिए अब सेना की अतिरिक्त टीमों को तैनात किया गया है। तो सूरत में 3 दिनों से आसमान से बरस रही आफत की बारिश के कारण शहर में पानी हर जगह नजर आ रहा है। कई जगहों पर स्थिति काफी गंभीर हो गई है। ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं वो सूरत के सरथाना की है, जहां भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है। घर, दुकान, स्कूल में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। शहर की कई सड़कों पर घुटने तक पानी भरने से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो सड़कों पर भरे पानी में वाहन बंद हो गए हैं। शहर के मीठी खाड़ी क्षेत्र में 150 घरों में पानी भर गया। पूरा इलाका तालाब बन जाने से लोग काफी परेशान हैं। और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है। मुरैना से जो तस्वीर सामने आई है उसने सारी सरकारी दावों की पोल को खोलकर रख दिया है। पानी के बीच लोग अस्पताल में इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। कुछ ही देर की बारिश के बाद अस्पताल पानी पानी हो गया है।
कर्नाटक की बात करेंगे। वहां भी भारी बारिश की वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आई हैं। लैंडस्लाइड की तस्वीरें कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की है, जहां पिछले 2 हफ्तों से लगातार तेज बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 66 पर आवाजाही प्रभावित हुआ है। लैंडस्लाइड में कुछ ट्रक ड्राइवर के फंसे होने की भी संभावना है और इसके बाद भारतीय सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और फुल एंड फाइनल बुलेटिन में अब बात स्वदेशी ताकत की करने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, डीआरडीओ आज मिसाइल परीक्षण करेगा। ओडिशा के बालासोर में होगा यह परीक्षण और परीक्षण के लिए 10 गांवों को खाली करा लिया गया। 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर इस परीक्षण के तहत पहुंचाया गया है। ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ आज नया परीक्षण करने जा रहा है। और डीआरडीओ के इस नए उड़ान से चीन और पाकिस्तान परेशान नजर आ रहा है। जो आज डीआरडीओ परीक्षण करने जा रहा है उसकी डिटेल्स आपको बता दें। देखिए, लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी है। परीक्षण आईटीआर के लॉन्च साइट 3 से किया जाएगा। इसके साथ साथ परीक्षण स्थल के 3.5 किलोमीटर के दायरे को एहतियातन खाली करा लिया गया है। 10 गांवों के लगभग 10,581 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। अगली घोषणा तक लोगों को शिविर में रखा जाएगा। और अब बात पाकिस्तान की करेंगे। पाकिस्तान में फिर हिंदू परिवार को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू डॉक्टर का अपहरण हुआ है। सिंध से डॉक्टर भूरोमल ठाकुर कोहली का अपहरण। 6 लोगों ने दिन दहाड़े किया किडनैप। हथियार के बल पर घर से डॉक्टर का अपहरण हुआ। अपहरणकर्ताओं ने डॉक्टर की पत्नी और मां को पीटा है। तो देखिए, अपहरण के बाद डॉक्टर के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। डॉक्टर के परिवार वालों की बात सुनिए। किथे जो अच्छा भूरे के के खयो हियर केड़ी गाड़ी में आया बाबा? गाड़ी हुई भाई। पुलिस हुई या बेओ कह रहा पुलिस? ना पुलिस कौन हुई? पहली पुलिस वाले ने से चौथे ताल के थाने से बुलायो। अल्लाह उन्नन जी आए तेरी मददगिरी यार मुझे पूरे बाबा ठहर, चुप कर, चुप कर, जान मारे। अम्मा चुप कर बाबा, चुप।